जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक AGTA के लिए चल रही हमारी महत्वपूर्ण सीरीज लक्ष्य भेद सीरीज का आज भाग 9 आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अन्य भाग भी काफ़ी पसंद आए होंगे। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए तथा उसे अन्य ग्रुप में भी शेयर करिए। मित्रों, आइए देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मटर की छिलका सहित खाने योग्य किस्म है? ऑप्शन ए रचना, ऑप्शन बी अपर्णा, ऑप्शन सी सालविया, ऑप्शन डी अर्का अजीत। दोस्तों, मटर की छिलका सहित खाने योग्य किस्म ये आपकी है सालविया। कौन सी दोस्तों है? सालविया है, जो कि मीठी किस्म होती है और इसे छिलका सहित हम खा सकते हैं। छिलका सहित खाने योग्य किस्म आपकी कौन सी है? सालविया है। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। रचना, दोस्तों यह दाल के उद्देश्य से उगाई जाने वाली किस्म है और कभी कभी आपसे इसका क्रॉस पूछ लिया जाता है कि रचना का क्रॉस किन किन वैरायटियों के मध्य हुआ है। दोस्तों, इसका क्रॉस हुआ है T163 और T10 के मध्य। क्या दोस्तों? T163 और T10 के मध्य। और सबसे बड़ी चीज़ कि यह CSA कानपुर के द्वारा उत्पादित किस्म है। CSA कानपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपर्णा, यह भी आपकी दाल के उद्देश्य से उगाई जाने वाली किस्म है। इसी के साथ साथ यह पर्णरहित किस्म है। कैसी दोस्तों? क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अपर्णा पर्णरहित। कैसी दोस्तों है? पर्णरहित किस्म है, दाल के उद्देश्य से उगाई जाती है और यह मटर की क्या है? फर्स्ट हाइब्रिड किस्म भी है। क्या दोस्तों? मटर की फर्स्ट हाइब्रिड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है फर्स्ट हाइब्रिड। अर्काजीत, दोस्तों अर्काजीत यह पाउडरी मिल्ड्यू रोग के लिए रेसिस्टेंट है। क्या दोस्तों? पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रति क्या है? रेसिस्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है रेसिस्टेंट। मित्रों, हमारा प्रश्न था मटर की छिलका सहित खाने योग्य किस्म कौन सी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी सालविया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 2, उड़द की सूखा प्रतिरोधी किस्म है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी बरखा, ऑप्शन सी मास 48, ऑप्शन डी कृष्णा तथा बरखा दोनों। दोस्तों, उड़द की सूखा प्रतिरोधी किस्म यह कृष्णा भी है, बरखा भी है, अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा तथा बरखा दोनों। देखते हैं मास 48 को। दोस्तों, यह किस्म वायरस और फंगल प्रतिरोधी है। क्या दोस्तों? वायरस एंड फंगल रेसिस्टेंट, विषाणु तथा कवक प्रतिरोधी या रेसिस्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि उड़द की सूखा प्रतिरोधी किस्म है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा तथा बरखा दोनों। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, यह AGTA के लिए चल रही बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुप में शेयर करिए ताकि अन्य छात्र भी हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, पूसा बैसाखी तथा PDM 11 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ऑप्शन ए मोठ की, ऑप्शन बी उड़द की, ऑप्शन सी मूंग की, ऑप्शन डी अरहर की। दोस्तों, पूसा बैसाखी और PDM 11 यह मूंग की उन्नत किस्में हैं। किसकी दोस्तों? मूंग की। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। मोठ की कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं? दोस्तों, इसकी है जड़िया, ज्वाला और RMO 40। सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? जड़िया, ज्वाला। इसके साथ दोस्तों कौन सी है? RMO 40। यहाँ R का मतलब क्या है? R का मतलब है राजस्थान और MO का मतलब है मोठ, इसीलिए इसको राजस्थान मोठ के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान मोठ 40। उड़द की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? उड़द की दोस्तों आज़ाद 1। कौन सी दोस्तों? आज़ाद 1। इसी के साथ साथ एक और उन्नतशील किस्म है आपकी पूछी जाती है, नवीन
और पंत यू 19। कौन से दोस्तों? नवीन और पंत यू 19, यह भी उन्नतशील किस्म है। अरहर की जैसे प्रभात कम समय में तैयार होने वाली किस्म है। मुक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। इसी के साथ साथ आपकी बहार कई बार पूछी जा चुकी है, और प्रगति। मित्रों, पूसा बैसाखी का कभी कभी आपसे अन्य नाम भी पूछ लेता है। तो पूसा बैसाखी को हम टाइप 44 के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों? टाइप 44 44 के नाम से भी जाना जाता है पूसा बैसाखी को। कभी कभी आपसे क्रॉस पूछ लेता है कि टाइप 44 का क्रॉस किन किस्मों के मध्य हुआ है। दोस्तों, यह टाइप 1 और टाइप 49, टाइप 1 और टाइप 49 या 49 के मध्य क्रॉस से टाइप 44, जिसे पूसा बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। हमारा प्रश्न था दोस्तों कि पूसा बैसाखी तथा पीडियम 11 किस फसल की उन्नत किस्में हैं। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूंग की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 4। रबी की अधिकतर दलहनी फसलों में अंकुरण का प्रकार पाया जाता है। ऑप्शन ए ऊपरी भूमिक, ऑप्शन बी अधोभूमिक, ऑप्शन सी ऊपरी भूमिक तथा अधोभूमिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, रबी की अधिकतर दलहनी फसलों में अंकुरण यह अधोभूमिक पाया जाता है। कैसा दोस्तों? अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। इसी को ही इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोजियल। क्या दोस्तों? इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोजियल के नाम से जानते हैं, हाइपोजियल। मित्रों, इसका अपवाद है। अपवाद भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रबी की दलहनी फसल है जिसमें हाइपोजियल या अधोभूमिक अंकुरण नहीं पाया जाता है। तो अपवाद स्वरूप इसमें दोस्तों है राजमा। क्या दोस्तों? राजमा। तो राजमा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? वो आपका ऊपरी भूमिक, या इसी को कहा जाता है ईपीजीएल। ईपीजीएल राजमा में पाया जाता है, जो कि अपवाद है। देखते हैं ऊपरी भूमिक को। ऊपरी भूमिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? ईपीजीएल के नाम से जाना जाता है। ईपीजीएल अंकुरण या ऊपरी भूमिक अंकुरण जो कोटिलेडन होते हैं, वो क्या होते हैं? जमीन के ऊपर आ जाते हैं, उसे कहा जाता है ऊपरी भूमिक या ईपीजीएल। अगर कोटिलेडन जमीन के नीचे रह जाते हैं, उसे हाइपोजियल कहा जाता है। तो एपीजीएल ये किस में पाया जाता है मित्रों? यह खरीफ के दलहनी दालों में। किसमें? खरीफ की जितनी भी दलहनी दालें होती हैं, अधिकतर खरीफ की दलहनी दालों में पाया जाता है आपका ईपीजीएल या ऊपरी भूमिक। लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों? अरहर। अपवाद इसका बहुत पूछा जाता है। क्या है? अरहर। अरहर में ऊपरी भूमिक या एपीजीएल अंकुरण नहीं पाया जाता है। उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? उसके स्थान पर पाया जाता है हाइपोजियल या अधोभूमिक, हाइपोजियल। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि रबी की अधिकतर दलहनी फसलों में अंकुरण का प्रकार पाया जाता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधोभूमिक या हाइपोजियल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 5। आसिंचित क्षेत्रों में चना व सरसों के अंतरासस्यन में कतारों का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 9:1, ऑप्शन बी 7:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 4:1। दोस्तों, आसिंचित क्षेत्रों में चना व सरसों में अंतरासस्यन आपसे पूछा जा रहा है, उसका अनुपात पूछा जा रहा है, कितना होता है? इसका सही आंसर है 3:1। क्या दोस्तों? 3:1 पाया जाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 9:1 यह किस में पाया जाता है? यह दोस्तों पाया जाता है गेहूं और सरसों में अंतरासस्यन अनुपात। गेहूं और सरसों में अंतरासस्यन अनुपात कितना है? 9:1। 7:1 दोस्तों यह किस में पाया जाता है? यह चना तथा कुसुम में। चना और कुसुम में अंतरासस्यन अनुपात 7:1 पाया जाता है। 4:1 ये दोस्तों किसमें पाया जाता है? यह आपका पाया जाता है गेहूं और गन्ना में। गेहूं और गन्ना में अंतरासस्यन अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि गन्ना बुवाई की किस विधि में पाया जाता है? तो गन्ना बुवाई की एल्गिन विधि एक है, उसमें पाया जाता है। कौन सी दोस्तों? एल्गिन विधि या एल्गिन मेथड।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा प्रश्न था, असिंचित क्षेत्रों में चना व सरसों के अंतरासस्यन में कतारों का अनुपात कितना होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3:1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में सहतूत का पुष्पक्रम कहलाता है? ऑप्शन ए स्पैडिक्स, ऑप्शन बी पेनिकिल, ऑप्शन सी कैटकिन, ऑप्शन डी सोलेटरी। दोस्तों सहतूत का पुष्पक्रम यह कहलाता है कैटकिन। क्या दोस्तों? कैटकिन जो है किसका पुष्पक्रम है? सहतूत का पुष्पक्रम है। इसी के साथ साथ यह अखरोट का भी पुष्पक्रम है। किसका दोस्तों? अखरोट। और इसी के साथ साथ किसका? सहतूत। दोनों का ही क्या है? कैटकिन है। स्पैडिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण, यह किसका है? यह केला का है, केला। इसी के साथ साथ आपका खजूर और नारियल, खजूर और नारियल, इन तीनों का क्या है? स्पैडिक्स, जिसमें केला का बहुत बार पूछा जा चुका है। मित्रों पेनिकिल यह किसका है? यह आम का, अंगूर का और किसका? लीची का। आम, अंगूर और लीची, इन तीनों में कौन सा पाया जाता है? पेनिकिल पाया जाता है। सोलेटरी यह किसमें पाया जाता है? दोस्तों यह अमरूद का पुष्पक्रम है। किसका दोस्तों? अमरूद का। मित्रों हमारा प्रश्न था कि सहतूत का पुष्पक्रम कहलाता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैटकिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 7, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में एनिमोफिली परागण किस फल वृक्ष में नहीं पाया जाता है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए नींबू वर्गीय फल, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी पपीता। दोस्तों एनिमोफिली परागण यह किसमें नहीं पाया जाता है? यह आपका नींबू वर्गीय फलों में नहीं पाया जाता है। किसमें दोस्तों? नींबू वर्गीय फलों में एनिमोफिली परागण नहीं पाया जाता है। मित्रों ये एनिमोफिली होता क्या है? एनिमो का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनिमो का मतलब होता है वायु। तो वायु द्वारा परागण को ही हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली, वायु द्वारा परागण, इसे ही हम एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। तो मित्रों यह किसमें नहीं होता है? यह नींबू वर्गीय फलों में नहीं पाया जाता है। बाकी अन्य जैसे आंवला, खजूर और पपीता, इन तीनों में कैसा पाया जाता है? इन तीनों में आपका एनिमोफिली या वायु द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा। दोस्तों नींबू वर्गीय फलों में किसके द्वारा होता है? यह स्वपरागित है। कैसे दोस्तों हैं? स्वपरागित, सेल्फ पॉलिनेटेड। तो नींबू वर्गीय फल जितने भी होती है उनमें स्वपरागण पाया जाता है, या ये कैसे होते हैं? स्वपरागित। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड। मित्रों हमारा प्रश्न था कि निम्न में एनिमोफिली परागण किस फल वृक्ष में नहीं पाया जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए नींबू वर्गीय फलों में। नींबू वर्गीय फल कैसे हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड हैं या स्वपरागित हैं। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है? वायु द्वारा परागण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मित्रों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। मित्रों हम जो भी वीडियो डालते हैं अगर आपको उसका नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के बाद भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में नॉन क्लाइमेटिक फल नहीं है। दोस्तों जैसे नहीं मिलता है आपको सबसे पहले क्या करना है? अंडरलाइन करना है या फिर क्या करना है? उसे गोले में कर देना है ताकि आपकी नज़रों के सामने बना रहे। ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी केला। दोस्तों निम्न में नॉन क्लाइमेटिक फल यह केला नहीं है। कैसा दोस्तों? केला नहीं है। तो केला आपका कैसा है? ये आपका क्लाइमेटिक फ्रूट है। कैसा दोस्तों? क्लाइमेटिक फ्रूट या क्लाइमेटिक फल।
क्लाइमेटिक फ्रूट है। दोस्तों, ये क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक होता क्या है मित्रों? जो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं, क्लाइमेटिक फल जो होते हैं, वह परिपक्व अवस्था पर अगर इनको तोड़ लिया जाए, किस पर दोस्तों? परिपक्व अवस्था पर अगर इनको तोड़ लिया जाए, उसके बाद भी ये क्या होते हैं? पक जाते हैं। तोड़ने पर पक जाते हैं। परिपक्व अवस्था पर अगर इनको हम तोड़ लेते हैं, उसके बाद भी क्या होता है? ये पक जाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। पक जाते हैं। अगर तोड़ने पर ना पके तो वो कैसे फल होते हैं? वो आपके होते हैं नॉन क्लाइमेटिक। परिपक्व अवस्था पर तोड़ने पर ना पके, तोड़ने पर ना पके, ऐसे फलों को क्या कहते हैं? ऐसे फलों को दोस्तों हम कहते हैं नॉन क्लाइमेटिक। और जो तोड़ने पर पक जाते हैं उन्हें कहते हैं क्लाइमेटिक। और इसी प्रकार आपका आंवला, बेर और अंगूर ये कैसे हो गए? फिर ये आपके नॉन क्लाइमेटिक हैं। बाकी केला, इसी के साथ साथ आपका पपीता, ये सब कैसे हैं? ये आपके क्लाइमेटिक फ्रूट हैं, जिन्हें हम परिपक्व अवस्था पर तोड़ते हैं और पक जाता है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि निम्न में नॉन क्लाइमेटिक फल नहीं है। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केला। क्योंकि केला कैसा है? क्लाइमेटिक फ्रूट है, जिसे परिपक्व अवस्था पर तोड़ने पर पका लिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों आपके सामने। घरेलू मक्खी द्वारा किस फल में परागण होता है? ऑप्शन ए लीची में, ऑप्शन बी आम में, ऑप्शन सी अंजीर में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। दोस्तों, घरेलू मक्खी के द्वारा परागण यह होता है आम में। किसमें दोस्तों? आम में घरेलू मक्खी के द्वारा परागण पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। किसके द्वारा दोस्तों? घरेलू मक्खी के द्वारा परागण किसमें पाया जाता है? आम में पाया जाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। लीची में परागण किसके द्वारा होता है? लीची में परागण होता है मधुमक्खी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मधुमक्खी। मधुमक्खी के द्वारा लीची में परागण होता है। अंजीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, बर्र के द्वारा, या इसे ही कहते हैं वास्प, या फिर इसे फिग वास्प के नाम से भी जानते हैं, जो कि फेमस है, फिग वास्प। मित्रों, हमारा प्रश्न था घरेलू मक्खी द्वारा किस फल में परागण होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने प्रस्तुत है। विश्व में फूलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों, विश्व में फूलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन यह नीदरलैंड में है। किसमें दोस्तों? नीदरलैंड देश में है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कट फ्लावर के लिए भी फेमस कंट्री कौन सी है? यह भी आपकी नीदरलैंड है, कट फ्लावर। और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा फूलों का क्षेत्रफल और उत्पादन कहाँ पर होता है? नीदरलैंड में ही होता है। कट फ्लावर के अंतर्गत आपके क्या आते हैं? आपका ग्लैडियोलस आता है। क्या दोस्तों? ग्लैडियोलस और रोज, गुलाब, ये भी कैसा है? ये भी आपका कट फ्लावर के अंतर्गत ही आता है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि विश्व में फूलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस देश में होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। आलू में पचेथी झुलसा रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए अल्टरनेरिया सोलेनाई, ऑप्शन बी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, आलू में पछेती झुलसा रोग यह फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। किसके द्वारा दोस्तों? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। आलू में पछेती झुलसा रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार भिन्न भिन्न एग्जामों में आपसे पूछा जा चुका है। मित्रों, यह क्या है? यह आपका फंगस है। इसी के द्वारा क्या हुआ था? इस फंगस के द्वारा ही 1845 में, कब दोस्तों? 1845 में
आयरिस फेमाइन आया था 1845। क्या था दोस्तों? आयरिस फेमाइन। इसे ही आयरलैंड का अकाल भी कहा जाता है। आयरिस फेमाइन या आयरलैंड का अकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार भिन्न भिन्न एग्जामों में आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आयरलैंड का अकाल कब आया था? 1845 में। इसे आयरिस फेमाइन के नाम से जानते हैं। मित्रों, अल्टरनेरिया सोलेनाई ये क्या है? ये आपकी अगेती झुलसा है। आलू का अगेती झुलसा। मित्रों, कैसे पहचानेंगे? आ से अगेती, आ से अल्टरनेरिया, पा से पछेती और पा से ही फाइटोपथोरा इनपेस्टेंस। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि अगेती और पछेती इन दोनों में सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा हानिकारक आपकी पछेती है, जिसे फाइटोपथोरा इनपेस्टेंस के नाम से जानते हैं। सबसे हानिकारक यही है आपकी पछेती झुलसा, सबसे हानिकारक। मित्रों, हमारा प्रश्न था आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण क्या है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फाइटोपथोरा इनफेस्टेंस, जो कि क्या है? फंगस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 12, भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी बेंगलोर में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कटक में। दोस्तों, भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी, इसे नार्म के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों? नार्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? यह हैदराबाद में है। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार भिन्न भिन्न एग्जाम में से पूछा जा चुका है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। बेंगलोर में क्या है दोस्तों? बेंगलोर में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। बेंगलोर में हसरगट्टा बेंगलोर। क्या दोस्तों? हसरगट्टा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है आपसे। नई दिल्ली में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों? नई दिल्ली में आपका ICAR, IARI और दोस्तों क्या है? NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। कहाँ पर है? यह भी आपका दिल्ली में ही स्थित है। कटक उड़ीसा में दोस्तों क्या है? कटक उड़ीसा में आपका नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। मित्रों, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और नया नाम क्या हो गया अब? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। मित्रों, हमारा प्रश्न था भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी, जिसे नार्म के नाम से जाना जाता है, किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी कपास। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर धान की फसल बोई जाती है। कौन सी दोस्तों? धान की फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाती है। इसी कारण जो धान है यह भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। क्या दोस्तों? भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। मुख्य खाद्यान्न फसल। मित्रों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, तो विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है आपकी गेहूं। विश्व में कौन सी है? गेहूं मुख्य खाद्यान्न फसल है। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, उत्पादन आप कहाँ बताएंगे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रोडक्शन ये आपका होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी उत्पादकता, उत्पादकता को ही प्रोडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यह है कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में। गेहूं और धान दोनों को ही उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब राज्य में है। मित्रों, हमारा प्रश्न था भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए धान, और विश्व में गेहूं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 14। दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। दोस्तों दुग्ध ज्वर पशुओं में यह कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से होता है। इस द्वारा दोस्तों कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से होता है, इसीलिए इसको हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों? हाइपोकैल्सीमिया। मित्रों यह प्रश्न हाइपोकैल्सीमिया वाला यह आपका एसटीए का रिपीटेड प्रश्न है। उसी में पूछा गया था कि हाइपोकैल्सीमिया रोग के कारण पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? उसका सही आंसर था दुग्ध ज्वर। मित्रों दुग्ध ज्वर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क फीवर। फीवर में दोस्तों होता क्या है? फीवर में आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है? पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है। दुग्ध ज्वर में क्या होता है? पशु के शरीर का तापमान क्या होता है दोस्तों? कम होता है। शरीर का तापमान कम। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, आपका रिपीटेड है, पूछा जा चुका है। तापमान कैसा होता है? कम हो जाता है। मित्रों अगर इसे आपसे लक्षण पूछ ले कि लक्षण पशु क्या प्रदर्शित करते हैं, दोस्तों लक्षण में पशु क्या करता है? अपनी गर्दन को क्या करता है दोस्तों? पशु अपनी गर्दन को इसके पेट की ओर मोड़कर बैठ जाता है। पेट की ओर मोड़कर बैठ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। हमारा प्रश्न था दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी से। इसे ही हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? इसमें पशुओं के शरीर का तापमान कम हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 15। सुअर की टोमबर्थ नस्ल निम्न में किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी कनाडा। दोस्तों सुअर की टोमबर्थ नस्ल यह इंग्लैंड में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड में पाई जाती है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। अमेरिका में आपकी डूरॉक, कौन दोस्तों? डूरॉक। इसी के साथ साथ आपकी हैम्पशायर, दोनों ही आपकी कहाँ पाई जाती हैं? अमेरिका में। भारत में घुंघरू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों? घुंघरू। इसी के साथ साथ आपकी डूम और नियांग मेघा। डूम और कौन सी दोस्तों? नियांग मेघा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों हमारा प्रश्न था सुअर की टोमबर्थ नस्ल निम्न में किस देश में पाई जाती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 16। अंगोरा बकरी किस देश की मूल निवासी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी तुर्की। दोस्तों अंगोरा नामक बकरी यह तुर्की में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? तुर्की में पाई जाती है। मित्रों इससे क्या प्राप्त होता है? इससे मोहर नामक ऊन प्राप्त होता है। मोहर नामक ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा नामक बकरी से, जो कि बहुत ही महीन और उच्च क्वालिटी का होता है। मित्रों अगर आपसे पूछा जाए कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? कौन दोस्तों? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। किससे दोस्तों? खरगोश से अंगोरा नामक ऊन प्राप्त होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मोहर ऊन किससे प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे अंगोरा बकरी से, और अंगोरा ऊन खरगोश से। देखते हैं अन ऑप्शनों को। भारत कौन कौन सी बकरी पाई जाती है? भारत में दोस्तों जमुना पारी कैसी है? ये डुअल पर्पज वाली है, जो कि मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। इसी के साथ साथ बीटल ये पंजाब की नेटिव है, और
कैसी दिखाई देती है? जमुनापारी जैसी दिखाई देती है। इंग्लैंड में दोस्तों एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन। दोस्तों एंग्लो न्यूबियन को ही बकरी की जर्सी गाय कहा जाता है। एंग्लो न्यूबियन, इसे क्या कहते हैं? बकरी की जर्सी गाय, बकरी की जर्सी गाय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार भिन्न भिन्न एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, बकरी की जर्सी गाय। मित्रों हमारा प्रश्न था अंगोरा बकरी किस देश की मूल निवासी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी तुर्की, जो कि मोहर नामक ऊन के लिए फेमस है। लेकिन आपसे मित्रों प्रश्न पूछा जाए अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे खरगोश से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 17, मुर्गियों में स्वैलन हॉक सिंड्रोम रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। दोस्तों मुर्गियों में स्वैलन हॉक सिंड्रोम रोग यह जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। किसके द्वारा दोस्तों? जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। कौन सा रोग? स्वैलन हॉक सिंड्रोम रोग। बहुत ही फेमस है, भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। मित्रों हमारा प्रश्न था मुर्गियों में स्वैलन हॉक सिंड्रोम रोग किसकी कमी से होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिंक पोषक तत्व की कमी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 18, अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं? ऑप्शन ए चूना युक्त पदार्थ को मिलाकर, ऑप्शन बी क्षारीय उर्वरक प्रयोग करके, ऑप्शन सी अवरोधी फसल उगाकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अम्लीय भूमियों का प्रबंधन हम चूना युक्त पदार्थ को मिलाकर कर सकते हैं, क्षारीय उर्वरक प्रयोग करके भी कर सकते हैं, अवरोधी फसल उगाकर भी कर सकते हैं। अतः इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मित्रों उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 19, निम्न में किस प्रकार की भूमियों के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है? किसका दोस्तों? रॉक फॉस्फेट का। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए लवणीय भूमि, ऑप्शन बी क्षारीय भूमि, ऑप्शन सी अम्लीय भूमि, ऑप्शन डी सामान्य भूमि। दोस्तों रॉक फॉस्फेट का प्रयोग हम अम्लीय भूमियों के सुधार में करते हैं। कहाँ दोस्तों? अम्लीय भूमियों के सुधार में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों किसका किया जाता है? इसके साथ साथ किया जाता है चूने का, चूना। लवणीय भूमि के सुधार में किसका प्रयोग करते हैं? लवणीय भूमि के सुधार में हम सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई की कौन सी विधि इसमें सबसे ज्यादा फेमस है? फ्लडिंग। क्या दोस्तों? फ्लडिंग। सीधे खेत में हम क्या करते हैं? पानी को छोड़ दें, उसे ही फ्लडिंग कहा जाता है। क्षारीय भूमि सुधार में किसका प्रयोग करते हैं? क्षारीय भूमि सुधार में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? जिप्सम का। मित्रों हमारा प्रश्न था निम्न में किस प्रकार की भूमियों के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी अम्लीय भूमियों के सुधार के लिए। मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, धान का खैरा रोग तथा मक्का का सफेद कलिका रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी मैग्नीज। दोस्तों धान का खैरा रोग और मक्का का सफेद कलिका रोग यह जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। किसके द्वारा दोस्तों? जिंक पोषक तत्व की कमी से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार भिन्न भिन्न एग्जामों में आपसे प्रश्न पूछा भी जा चुका है। दोस्तों बोरॉन की कमी से क्या होता है? बोरॉन की कमी से फलों का फटना, फलों का फटना जो कि लीची में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फलों का फटना। इसी के साथ साथ क्या होता है? फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग। क्या दोस्तों? फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्राउनिंग रोग।
कैल्शियम की कमी से दोस्तों, कैल्शियम की कमी से गाजर का कैविटी रोग, गाजर का कैविटी रोग। देखते हैं अगला ऑप्शन, मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज की कमी से मित्रों होता है मटर का मार्स रोग। क्या दोस्तों? मटर का मार्स रोग। मित्रों हमारा प्रश्न था, धान का खैरा रोग तथा मक्का का सफेद कलिका रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंक पोषक तत्व की कमी से। मित्रों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, वो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, अन्य ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें। मित्रों अब आपसे मुलाकात होगी इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।